हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से आपकी शुरू होने जा रही है मास्टर सीरीज। और इस सीरीज में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, DSSB के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराऊंगी। और इसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस को सोल्व ही नहीं करेंगे बल्कि उन पर एक बहुत बेहतरीन डिस्कशन करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्लियर हो और आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो यानी सिर्फ क्वेश्चन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसको समझना भी साथ में हमारा उद्देश्य रहने वाला है। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर की आज शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। आज तक जितने भी पहले चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं 2022 तक DSSB में, वो सारे क्वेश्चन आज की पहली क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम होने वाला है मनोविज्ञान का इतिहास। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का इतिहास। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम आज लगाएंगे जितने भी अभी तक पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी सुपर टेट की तैयारी भी इसके साथ साथ बेहतरीन होगी, क्योंकि यही चैप्टर घुमा फिरा के आपको वहां भी मिलते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल हेल्प करने वाला है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सो गाइज, हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर हिंदी में हम उसको आपको समझाएंगे। पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ पीयर रिलेशन। यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में जो सहकर्मी संबंध होता है, पीयर ग्रुप होते हैं, उसके कौन कौन से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चे पर, या उसके कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए गिवन है, क्या है कि एज द चिल्ड्रन बिगन टू मूव अवे फ्रॉम पेरेंटियल इन्फ्लुएंस द पीयर ग्रुप ओपन्स न्यू पर्सपेक्टिव एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट। इसका मतलब इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगता है, ठीक है, और नए नए समूह में शामिल होता है, अपने सहकर्मी समूह पीयर ग्रुप्स बनाता है अपने नए, है ना, और फिर नए नए दृष्टिकोण जो उनका पीयर ग्रुप होता है वो क्या करता है, उनके नए नए पर्सपेक्टिव ओपन करता है, नजरिया ओपन करता है, चीजों को अलग तरीके से देखने का, और उन्हें मुक्त करता है या इंडिपेंडेंट बनाता है, क्या, जजमेंट बनाने में या फिर कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने में। तो क्या ये बात सही है? क्या यही प्रभाव पड़ता है पीयर ग्रुप का? पॉजिटिवली बताना है। आप सोचिए, तब तक अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, टेंडेंसी टू रिइंफोर्स unfavorable attitude toward member of certain racial and ethnic groups। इसका मतलब क्या है कि कुछ नस्लीय और जातीय समूह के सदस्य के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति भी बच्चों के अंदर क्या होती है, डेवलप होने लगती है। तो अब आप बताइए, क्या इनमें से ऑप्शन ए सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है, या फिर इनमें से केवल एक या केवल दो सही है? जल्दी से बता दीजिए, पॉजिटिवली बताना है दोस्तों। पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है, तो दूसरा तो एक तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो गया है ना, नकारात्मक प्रभाव हो गया है। और क्वेश्चन में सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के बारे में पूछा था। दूसरे वाला देखिए, नस्लीय या जातीय जो उनका ग्रुप्स है उसकी तरफ बढ़ावा देने को कहता है, जो कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है कि जाति धर्म को लेकर के भेदभाव आने लगता है। ये एक गलत या कह लीजिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, जबकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के बारे में पूछा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ओनली ए, ठीक है, ओनली 1। आगे चलते हैं, ये 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among which of the following do the following mean
दैट डेवलपिंग पीपल हैव द इफेक्ट ऑफ फीलिंग। इसका मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से क्या विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं के प्रभाव है, कि अगर कोई डेवलपिंग पीपल है या विकासशील है यानी जिसका विकास हो रहा है, उस पर फीलिंग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, इमोशन ब्रिंग्स जॉय इन एवरीडे एक्सपीरियंस इन लाइफ, के जो हमारी भावनाएं हुए वो हमारी एवरीडे लाइफ को क्या बनाती है, बहुत ही क्या जॉयफुल बनाती है या फिर आनंदित करती है। क्या ऐसा है, इमोशंस हमारी लाइफ में को जॉयफुल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं हमारी एवरीडे लाइफ को। आप सोचिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। इमोशन एक्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ आवर बिहेवियर, कि इमोशंस कैसे बनते हैं, हमारे बिहेवियर या हमारे व्यवहार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है इमोशनल डिप्रिवेशन लीड्स टू पर्सनैलिटी ब्रेकडाउन। इसका मतलब है भावनात्मक अभाव से व्यक्तित्व में खराबी आने लगती है ना, कि अगर इमोशनल हम इमोशनली स्टेबल नहीं है तो वो हमारी पर्सनैलिटी को भी ब्रेक डाउन करने लगता है। तो आप ही बताइए, क्या ये तीनों सही है या फिर कोई दो सही है? जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, आपकी इस पर क्या राय है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों ही प्रभाव है किसके, हमारी फीलिंग्स के या कह लो इमोशंस के। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। जो हमारी इमोशंस होते हैं वही क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ को क्या बनाते हैं, आनंदित करते हैं, उसको जॉयफुल बनाते हैं, है ना, और उसी की वजह से हमारी पर्सनैलिटी भी बनती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हु अमंग the following proposed that the people have also created psychological tools to master their own behavior। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ये किसने प्रस्तावित किया है कि लोग अपने व्यवहार में महारत हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे या फेडरिक एंजल्स या फिर वाइगोत्स्की या फिर अल्बर्ट बंडूरा। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर डी के बारे में सोचा है वही सही है, एल्बर्ट बंडूरा। दोस्तों, एल्बर्ट बंडूरा एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बारे में बात करी कि जो लोग हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स क्रिएट करते हैं अपने बिहेवियर पर मास्टरी हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, मापन करते हैं अपने व्यवहार का, अपनी बुद्धि का, है ना, इन मनोवैज्ञानिक उपकरणों की मदद से। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जैसे भाषा है, भाषा को भी एज ए उपकरण इस्तेमाल किया जाता है भावों को समझने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ आपसे पूछा गया है, डैश refers to a set of norms applied to a various aspect of human behavior regulated by well established, easily recognized and relatively stable norms for smooth functioning of society and social relation। कि इसमें पूछा आपसे क्या गया है दोस्तों, फटाफट से आंसर करिए। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मानव और सामाजिक संबंधों को सुचारू रूप से स्थापित करता है, उनको संचालित करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा इनमें से संस्था है? ऑप्शन ए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, निजी संस्था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोकतांत्रिक संस्था, या कैपिटल इंस्टीट्यूशन, पूंजी संस्था, या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था। तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वही क्या होते हैं, रेफर करते हैं सेट ऑफ नॉर्म्स को, उनको अप्लाई करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए और वेल एस्टेब्लिश्ड करने के लिए। ठीक है, ताकि जो समाज है उसमें अच्छे सामाजिक संबंध बने रहे और स्मूथली फंक्शनिंग वो करते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिगन्स फ्रॉम। ये पूछा गया है आपसे कि बच्चे की जो भाषा है
वो भाषा की शुरुआत बच्चे की या भाषा के विकास की शुरुआत कब से शुरू हो जाती है? द एज ऑफ 2 years, द एज ऑफ 1 year, द बर्थ क्राई कि बच्चे जब जन्म लेते ही रोता है तब से ही शुरू हो जाती है, या द एज ऑफ 5 years। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो फटाफट से आंसर करिए, आप क्या समझते हैं इसका आंसर होगा? बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चुना है द बर्थ क्राई, वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा जन्म के बाद जब रोता है, क्रंदन क्रिया करता है, वहीं से बच्चे की भाषा के विकास की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही। और दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि परिवार भी एक सामाजिक संस्था है जिसमें रहने के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, है ना। वहीं हमें अच्छे भले बुरे की समझ चीजें सिखाई जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। इसी तरीके से रीजनल इंस्टीट्यूशन भी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएगी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा हर एक क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एबिलिटीज विच अंडरलाई क्रिटिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ग्लेसर। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पूछा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी समता इनमें से ऐसी नहीं है जो एडवर्ड ग्लेसर के अनुसार महत्वपूर्ण सोच के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ये आपसे पूछा है कि कौन सी नहीं है जो उसके अंदर आती है। पहला है गैदर एंड मार्शल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, की जानकारी को इकट्ठा करना। ऑप्शन बी, इग्नोर अनस्टेटेड अजम्पशंस एंड वैल्यूज, के जो अस्थिर घटनाएं होती है या मूल्य होते हैं उनको अनदेखा करना, या अप्रेज एविडेंस एंड इवेल्युएट स्टेटमेंट, या फिर रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, समस्याओं को पहचानना। बताइए फटाफट। देखो दोस्तों, एडवर्ड ग्लेसर की बात करते हैं तो इन्होंने किसके बारे में बताया था, मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिटिकल थिंकिंग, तो इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग के कौन कौन सी एबिलिटीज है वे इसमें गिवन है, और पूछा है कौन सी इनमें वो नहीं है जो कि एडवर्ड ग्लेसर ने दी थी। अब इसमें पहली तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं आपको एक खाली जगह पर नोट करके बता देती हूँ ताकि आप लोग भी इसको नोट डाउन कर ले। सबसे पहली एबिलिटी तो क्या होगी? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, कि समस्या की पहचान हम कर सके। ठीक है, पहली तो एबिलिटी यही होनी चाहिए किसकी? क्रिटिकल थिंकिंग की, कि भाई समस्या की पहचान हो। फिर क्या होती है? फाइंड वर्केबल मीन्स टू मीट दोज प्रॉब्लम। ठीक है, कि डिफरेंट मीन्स देखने हैं जो कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उचित हो। फिर क्या करना होता है? गैदर इंफॉर्मेशन, कि उस समस्या से संबंधित हमें जानकारी को इकट्ठा करना है उसको सोल्व करने के लिए। फिर क्या करना है? रिकॉग्नाइज अजम्पशन एंड वैल्यूज, कि भाई उनमें से जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी करी है ना, उनमें से कौन कौन सी हमारे काम की है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंड एंड यूज लैंग्वेज विद एक्यूरेसी, क्लियरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हमारी एक एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरप्रेट डाटा, कि हम डाटा को भी इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी इन्होंने एबिलिटी बताई है, तो वो बताई है इवैल्यूएट करने की स्टेटमेंट्स को। ठीक है, इवैल्यूएट स्टेटमेंट्स। इसके अलावा रिकॉग्नाइज लॉजिकल कनेक्शंस, क्या है? रिकॉग्नाइज लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारी एबिलिटीज किसने बताई थी? एडवर्ड ग्लेसर ने बताई। तो अब ये बताओ आप इन सारे ऑप्शंस को देख के इनमें से वो कौन सी एबिलिटी है जो मैंने आपको नहीं बताई। देखो, गैदर इंफॉर्मेशन करना बताया, बिल्कुल बताया। ठीक है, अप्रेज इवैल्यूएट स्टेटमेंट, अप्रेज एविडेंस, ये बिल्कुल बताया मैंने आपको। और रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम तो पहली ही एबिलिटी है कि भाई समस्या की पहचान करना। लेकिन इग्नोर करने के बारे में तो मैंने आपको नहीं बताया, और यही एडवर्ड ग्लेसर ने भी नहीं बताया था। क्रिटिकल थिंकिंग में इग्नोर अनस्टेटेड अजम्पशंस एंड वैल्यूज ये नहीं आता है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपके सामने है।
विच ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कंसिडर्ड लर्निंग टू बी असेंशियली सोशल इन नेचर, कि कौन सा ऐसा ह्यूमनिस्टिक है या मानवतावादी है, मनोवैज्ञानिक है, जिसने क्या माना है कि लर्निंग जो है वो सोशल है नेचर में, है ना, एंड एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन ए सोशल एनवायरनमेंट मेक दैम गुड फ्यूचर सिटीजन, कि अगर हम उसे सोशल एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं तो वो उसको क्या बनाएगा, अच्छा फ्यूचर सिटीजन बनाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। आप देखिए आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही थी, ईएल थॉर्नडाइक, कार्ल रोजर्स, या फिर बीएफ स्किनर, या फिर पावलोव ने। जल्दी से बता दो क्या होगा आपके अनुसार। देखिए ये जो एजुकेशनल थ्योरी है कि भाई बच्चा जो है वो सामाजिक एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है और ज्यादा अच्छा नागरिक बनता है, ये कहा था कार्ल रोजर्स ने। किसने कहा था? कार्ल रोजर्स ने, कि बच्चा जो है उसकी लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस होती है उसके एनवायरनमेंट से, ठीक है, उसके सोशल नेचर से, और वही उसको हेल्प करता है, उसका सोशल एनवायरनमेंट मेक दैम गुड फ्यूचर सिटीजन। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय ए साइकोलॉजिस्ट विच इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी। इसमें क्या आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वो महत्वपूर्ण कारक में से एक नहीं है जिन्हें एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया है, जो कि क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रिएटिव प्रॉब्लम अप्रोच, यानी समस्या का दृष्टिकोण। दूसरा है क्रिएटिव पर्सन अप्रोच, कि व्यक्ति का दृष्टिकोण। तीसरा बता देती हूं मैं, सी ऑप्शन यहीं पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी आप यहीं पर एडजस्ट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच, क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच। और डी ऑप्शन आपका गिवन है क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच। तो आप बताइए इनमें से कौन सा अप्रोच किसका नहीं दिया गया है क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाला। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूं कि 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब वो 4 कौन कौन से हैं, जल्दी से एक बार देख लीजिए। पहला तो हो जाएगा हमारा पर्सन, ठीक है, पर्सन। दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट, तीसरा हो जाएगा प्रोसेस, और चौथा हो जाएगा प्रेस। क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, क्रिएटिविटी को करते हैं ये चारों। तो बचा कौन सा, प्रॉब्लम। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा क्या गया है, विच क्राइटेरिया डज नॉट फॉल अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इनमें से मनोवैज्ञानिक कसौटी या एस्पेक्ट के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन, लेवल, या फिर लिटरेरी डिवाइस, या फिर इल्यूस्ट्रेशन एंड लेआउट। जल्दी से बता दीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है इसका सही जवाब। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जिनमें पहला तो आ जाता है रुचि, ठीक है, क्या आ जाता है, रुचि। अभिप्रेरणा जिसको कि हम मोटिवेशन कहते हैं, इंटरेस्ट जिसको कि रुचि कहते हैं, ठीक है। जो इसमें नहीं है वो हम ऐड करते जाएंगे। तो पहला क्या होगा, रुचि हो गया। दूसरा क्या हो गया, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जिसको कि हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तीसरा हो जाएगा सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा, ठीक है। अगला है साहित्यिक उपकरण जिसको कि लिटरेरी डिवाइसेस भी कहा गया है, जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, चित्र, चित्र या जिसको खाका भी कहते हैं, खाका, खाका, ठीक है, जो कि यहाँ गिवन है ऑप्शन में। और क्या होता है, क्षमता होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, एबिलिटी कहेंगे, क्षमता और परिपक्वता। और इच्छा तो हमने बता ही दिया, ठीक है, इच्छा। तो अब बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। देखो मोटिवेशन इंक्लूड हो गया, हो गया। लिटरेरी डिवाइसेस इंक्लूड हो गया, इनमें हो गया। इल्यूस्ट्रेशन और लेआउट इंक्लूड हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी लेवल यानी स्तर। इसके बारे में इसमें बातचीत नहीं की गई है। तो यही है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, दैट नॉलेज इज गिवन एंड एब्सोल्यूट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय, ठीक है, गिवन एंड एब्सोल्यूट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय, यानी इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि जानकारी दी गई और पूर्ण डैश द्वारा स्वीकृत नहीं है। किसके द्वारा? कि भाई दी गई जानकारी कौन स्वीकार नहीं करता कि एज इट इज उठाया और बच्चों पर थोप दिया, बिहेवियरिज्म, कोग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर सभी? आप ही बताइए। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको भले ही बीच में आपको लगे कि भाई मन नहीं हो रहा है क्लास लेने का, लेकिन अगर मैं आपके लिए मेहनत कर सकती हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अपनी एक क्लास में दिन में लिया करूंगी, उसको आपको प्रॉपर देखना है। जिस भी समय आपका टाइम लगे क्लास को लेने का, तो पूरा आपको देखना है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, कौन इसमें कौन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है इस थ्योरी को, गिवन एंड एब्सोल्यूट? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिविज्म। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टिविज्म क्या, इसके बिल्कुल एक्सट्रीमली अपोजिट व्यूज है कंस्ट्रक्टिविज्म के। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं कि जो नॉलेज है वो बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ना कि उसको एज इट इज उसके सामने परोस दी जाती है, ठीक है। तो लर्निंग इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, नॉट पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। नॉलेज इन्वॉल्व्स मेंटल कंस्ट्रक्ट दैट आर कंडक्टेड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, तो इस पर बिलीव करता है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, ना कि नॉलेज एब्सोल्यूट हो और उसको एज इट इज दे दी जाए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन है, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, चरित्र का विकास कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए, विल पावर से, इच्छा शक्ति से, या फिर कंडक्ट एंड बिहेवियर से, या मोरालिटी से, या ऑल ऑफ द अबोव। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, और ये आपका कब पूछा गया है जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है, आप ही बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट होती है DSSB में, वहां आपका ये क्वेश्चन आया है। देखिए भाई कितना आसान सा क्वेश्चन है कि हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो इन्हीं सब चीजों से तो मिलकर के विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। चाहे वो विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, हमारा आचरण या व्यवहार हो, है ना, इसके अलावा हमारी नैतिकता कैसी है, इन सभी से मिलकर के ही तो हमारा एक कैरेक्टर बनता है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज, साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषण के कौन जनक है? एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, बर्नर, ठीक है, जीरोन एस बर्नर, या फिर सिगमंड फ्रायड? जल्दी से बता दीजिए कौन होगा सही जवाब, ठीक है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्रायड जो है फादर माने जाते हैं साइको एनालिसिस के। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड ने एक और अपना सिद्धांत दिया था, किसका? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, या जिसको हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। आगे बढ़ते हैं, इतना आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, 3 क्वेश्चन आई होप बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो निर्माणवादी विधि या कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का है? ऑप्शन ए, गिवन एग्जाम्पल ऑफ नाउन एंड एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन ऑफ नाउन, कि भाई पहले एग्जाम्पल दे दो फिर उसकी डेफिनेशन दे दो, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड। या फिर एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड देन गिवन द एग्जाम्पल्स, पहले डेफिनेशन बताओ फिर एग्जाम्पल दो। या फिर ऑप्शन नंबर सी है, गिविंग डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ नाउन, कि भाई दोनों ही चीजें बता दे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, आप हिंदी में देखिए तो आप अच्छे समझ पाएंगे, संज्ञा के संबंध से संबंधित विभिन्न चीजों को बच्चों को दिखाना और छात्रों को संज्ञा की परिभाषा तैयार करने के लिए कहना। यानी बच्चों को आप क्या करवाएंगे, उनको सामने से चीजें दिखाएंगे और बताएंगे कि भाई ये संज्ञा है और इसकी ये विशेषता है, ठीक है। यानी दिखाकर बच्चों को उस सीखने में इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है, बच्चों से ही निकलवाया जाता है आंसर, ठीक है। बिल्कुल, तो सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से।
देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर ए क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर शुड हैव ए नॉलेज ऑफ, कि छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप कक्षा में टीचिंग करने के लिए, उनकी जो गतिविधियां हैं उनको डिजाइन करने के लिए टीचर को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, बिहेवियर साइकोलॉजी का या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का या एबनॉर्मल साइकोलॉजी का या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। जल्दी से बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सही जवाब। देखिए बिल्कुल ठीक है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिहेवियर, खाली बिहेवियर की साइकोलॉजी, बिहेवियर को पता करके हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उसको किस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के माध्यम से उसको सिखाया जाए, ना ही इंडस्ट्रियल ना ही एबनॉर्मल, बल्कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे के कौन सी शिक्षण अधिगम गतिविधियों को डिजाइन करें ताकि बच्चे को ज्यादा समझ में आए और बच्चा उससे अच्छे तरीके से अनुभव करके सीख पाए। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फोकस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन इंक्लूडिंग फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल ग्रोथ। ठीक है, ये सारे ही एस्पेक्ट्स को इसमें कवर कर लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोग्निशन? भाई कोग्निशन या जिसको अनुभूति कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थ्रू अदर थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस, ये हो जाएगा कॉग्निशन। ठीक है, या फिर द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, या फिर डेवलपिंग एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, या फिर स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम सही है। किसके बारे में? कॉग्निशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंस, थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर सेंसेस। तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है कॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ पाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मिस नहीं करनी है क्लास, और बताइए आज की क्लास का रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।